कैसे हैं आप लोग। मैं विशाल जायसवाल आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जीएस क्रांति विद विशाल चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम विश्व इतिहास को एक क्रम के आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरा चौथा लेक्चर है विश्व इतिहास का, और इस लेक्चर में हम प्रबोधन काल पर बल देने जा रहे हैं। उसको समझेंगे अच्छे तरीके से, उसके सारे डायमेंशन को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने में हमें किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। समझ रहे हैं आप ना। हम अब तक इसके जैसे इस चैप्टर से, प्रबोधन काल से जो भी क्वेश्चन आए हैं, हम उसको भी अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, और हम आपसे उसको जो भी तरीके होंगे लिखने के, समझने के, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रबोधन काल, आखिर प्रबोधन काल क्या होता है? प्रबोधन काल एक दृष्टिकोण में बदलाव है। कौन से दृष्टिकोण में? मध्यवर्गीय दृष्टिकोण में। आपको हम बता चुके हैं कि अब तक आप लोग देखे थे पूरे जगड़ काल में ना, कि निरंकुश राजतंत्र और मध्यवर्ग में कोलैबोरेशन हुआ था। ये किस में हुआ था? पुनर्जगड़ काल में। आपको हम बताए थे कि पुनर्जगड़ काल, याद करिएगा, नोट्स को रिवीजन करिएगा कि पुनर्जगड़ काल में क्या होता है कि निरंकुश राजतंत्र और मध्यवर्ग में कोलैबोरेशन हुआ करता था। क्योंकि आपको हम ये बताए थे कि उस समय मध्यवर्ग इतना सशक्त नहीं हुआ करता था, क्योंकि वाणिज्यवादी जो नीति थी, वाणिज्यवादी नीति के तहत राजा को ज़्यादा से ज़्यादा कर और एक तरफा व्यापार करना होता था, जिससे सभी व्यापारियों को उतना फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन बात यही थी कि जो राजतंत्र था, ये साम्राज्यवादी नीति अपना रहे थे, तो सोचे कि चलो यहाँ से नहीं तो कहीं और मैनेज कर ले रहे हैं, अपने साम्राज्यवादी विस्तार के ये कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम अपना व्यापार करेंगे। और मध्यवर्ग उतना सशक्त नहीं था, मध्यवर्ग जो था उतना सशक्त नहीं था कि वो विरोध करता। तो उस समय ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी कि मध्यवर्ग कोई बात बोलता या विरोध करता, विद्रोह करता। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। अब क्या हुआ है कि मध्यवर्ग सशक्त हो चुका है, मध्यवर्ग मजबूत हो चुका है, उसके पास धन है, दौलत है, शोहरत है। तो अब वह पुराने जैसे निरंकुश राजतंत्र है, जो निरंकुश मतलब जिस पर कोई अंकुश नहीं है, वो अब उस पर वह सीधा सीधा प्रहार कर रहा है, विद्रोह कर रहा है कि चीज़ों को बदलो, एक नए आयाम को, राजनीतिक वो संवैधानिक राजतंत्र की मांग कर रहा है, सामाजिक चीज़ों में चेंजेस की मांग कर रहा है, उत्पादन की प्रणाली को चेंज करने की मांग कर रहा है, लेसेज फेयर मतलब मुक्त व्यापार की बात कर रहा है, पूरी दुनिया में व्यापार की बात कर रहा है, मुक्त व्यापार हो, किसी कोई रोक टोक न हो। अब वो बात कर रहा है जिस प्रकार प्रकृति स्वतंत्र रहती है, प्रकृति में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, उसी प्रकार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में राजा का हस्तक्षेप क्यों हो, अब वह सीधा सीधा बात कर रहा है। तो अभी चीज़ें यही बदल गई हैं। अब क्या हो रहा है, अब यही निरंकुश राजतंत्र प्लस कुलीन वर्ग प्लस चर्च, अब ये तीनों एक हो गए फिर से। इसके पहले आपने देखा था निरंकुश राजतंत्र और मध्यवर्ग एक हो गए थे कुलीन चर्च के विरुद्ध। लेकिन अब क्या हुआ है कि मध्यवर्ग अब अलग हो गया है। निरंकुश राजतंत्र, वर्गीय समीकरण एक बार फिर से चेंजेज आ गए, वर्गीय समीकरण में फिर से बदलाव आ गया, क्योंकि मध्यवर्ग जो है सशक्त हो गया है। अब उसकी मांगे बढ़ गई हैं, उसकी मांगे पहले से भी बढ़ी थी, लेकिन वह उस समय उतना सशक्त नहीं था। अब आप ही बताओ, जब धन होगा, दौलत होगी, शोहरत होगी, तो जिज्ञासाएं बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी? तो सीधी सी बात है कि जब उन्होंने निरंकुश राजतंत्र क्या हुआ, अब मध्यवर्ग एक सीधा एक मांगों की तालिका दे देता है, मांगों की तालिका। मांगों की तालिका दे देता है, और यह एक मांग तो राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में ये निरंकुश राजतंत्र से मांग करता है कि आप इसको बदलिए। वो संवैधानिक राजतंत्र की बात करता है,
सामाजिक क्षेत्र में वह तरह तरह के कैदियों को, श्रमिकों को सुखद व और तरीके से उनको अच्छा प्रभाव देना चाहता है। तो ये मांगों की तालिका दे देता है, तो यहाँ पर सीधा सीधा विद्रोह हो जाता है। तो यही है, एक प्रकार से अगर देखें तो प्रबोधन कुछ नहीं, प्रबोधन एक मध्यवर्गीय दृष्टिकोण है, मध्यवर्गीय विचार है। जो पुनर्जागरण काल में जो चीज़ें थी वो सैद्धांतिक चीज़ें थी, वह सीधा सीधा सा वह रोमन काल में रोमन सभ्यता, जो लैटिन सभ्यता थी, जो यूनान की सभ्यता थी, वह उस पर बल दे, वह उनकी मांग। अब इन सब बातों पर जो जो चीज़ें थी वो कैसे कैसे उन्होंने मांगा, तो हम इस पर लिख लेते हैं। प्रबोधन लिखिए। प्रबोधन को अंग्रेजी में बोलते हैं इलाइनमेंट। ओके, प्रबोधन अर्थात ज्ञानोदय, मतलब ज्ञान का उदय ही प्रबोधन है। अब ज्ञान किस चीज़ का उदय? अब जैसे कि पहले हम पुनर्जागरण काल में देखते थे कि जो भी चीज़ें थी सिद्धांत के आधार पर थी। कौन से सिद्धांत? क्लासिकल साहित्य में जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये उसकी बात करके पुनर्जागरण लाते हैं कि भाई क्लासिकल साहित्य में लिखी थी ना, मानववाद पर बल देना है, मानवता पर बल देना है, व्यक्तिवाद पर बल देना है, तो उन सब चीज़ों को लाते। लेकिन अब ये जो प्रबोधन है ना, ये प्रबोधन व्यवहार में ला देता है, व्यवहारिक स्तर पर जो चेंजेज लाएगा यही प्रबोधन है। समझ रहे हैं ना आप? और ये चेंजेज कौन लाने की कोशिश कर रहा है? मध्य वर्ग, क्योंकि मध्य वर्ग सशक्त हो चुका है, मांगे बढ़ चुकी हैं उसकी। अब वह अपना राजतंत्र में अपना हिस्सेदारी मांगता है और संवैधानिक रूप से राजतंत्र की स्थापना करना चाहता है। समझ रहे हैं ना? यही प्रबोधन है दोस्तों। प्रबोधन से तात्पर्य है कि एक लंबे काल के अंधकार के पश्चात ज्ञानोदय का आगमन, एक लंबे काल के अंधकार के पश्चात ज्ञानोदय का आगमन। प्रबोधन के अनुसार न केवल मध्यकाल बल्कि पुनर्जागरण भी इस अंधकार की युग में, इस अंधकार की युग की परिधि में शामिल हो जाता है, परिधि में शामिल हो जाता है। 14वीं सदी के पश्चात यूरोप निरंतर परिवर्तनों की प्रक्रिया से गुजर रहा था। यूरोप निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा था। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप शक्ति के दो प्रमुख केंद्र उभर कर आए। शक्ति के दो प्रमुख केंद्र उभर कर आए। पहला था निरंकुश राजतंत्र, दूसरा है महत्वाकांक्षी मध्य वर्ग। आपको बताया ना कि अब यहाँ पर मध्य वर्ग सशक्त हो चुका है। अब शक्ति के दो आधार हो गए। पहले मध्य वर्ग और निरंकुश राजतंत्र एक हुआ करते थे, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, क्योंकि मध्य वर्ग अब उसके पास धन दौलत शोहरत स्थापित हो चुका है। अब वह मांग, अपने विचार वो अलग अलग तक अपने हितों की पूर्ति के हेतु सीधा सीधा निरंकुश राजतंत्र से विरोध कर रहा है। समझ रहे हैं ना? अब तक मध्य वर्ग व राजतंत्र के बीच एक प्रकार का सहयोग वो गठबंधन रहा था। आपको बताया है ये सब पहले से ही। यह गठबंधन कुलीन वर्ग व चर्च के विरुद्ध था, परंतु अब मध्य वर्ग में शक्ति व आत्मविश्वास आ चुका था और फिर मध्य वर्ग ने राजतंत्र के वर्चस्व को चुनौती दे दी। राजतंत्र के वर्चस्व को चुनौती दे दी। अतः अब एक बार फिर वर्गीय समीकरण बदल गया। फिर वर्गीय समीकरण बदल गया, अर्थात मध्य वर्ग की चुनौती को देखते हुए राजतंत्र ने कुलीन वर्ग व चर्च के साथ फिर से साठगांठ कर ली। परंतु मध्य वर्ग बदलाव लाने हेतु प्रतिबद्ध था
और वह अपने वर्गीय हित को के अनुकूल परिवर्तन लाना चाहता था। अपने वर्गीय हित के अनुकूल परिवर्तन लाना चाहता था। इसलिए उसने राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च के समक्ष मांगों की एक तालिका रख दी। ये आप बना लीजिए, चित्र बना लीजिएगा इसको। मांगों की एक तालिका रख दी। एक तरह से देखा जाए तो यही प्रबोधन था। एक तरह से देखा जाए तो यही प्रबोधन था। कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं, प्रबोधन अथवा ज्ञानोदय मध्यवर्गीय दृष्टिकोण था। मध्यवर्गीय दृष्टिकोण था जो मध्यवर्ग के हित के अनुकूल बदलाव लाना चाहता था। बदलाव लाना चाहता था। अब आप लोग ये हिंट डालिए, प्रबोधन व पुनर्जागरण के बीच अंतर। प्रबोधन और पुनर्जागरण में क्या अंतर था? दोस्तों, आपको बताया कि जो रोमन कालीन यूनान के समय जो क्लासिकल साहित्य होती थी, यही पुनर्जागरण काल में जो वापिस पुनर्जन्म होता है, जो अच्छे भंडार हुआ करता था, मानवतावाद, व्यक्तिवाद, ये सब यूनान सभ्यता पुरानी रोमन साम्राज्य के अंदर थी। तो ये पुनर्जागरण उसी आधार पर चलता था। लेकिन जो प्रबोधन था ये तात्कालीन समय में जो तर्कवाद, विज्ञानवाद, वैज्ञानिक क्रांति, टेक्नीशियन, व्यवहारिक समझ, इन सब बातों पर बात करता था। ये कोई पुरानी चीज़ों को लेकर नहीं चल रहा था। ये पुनर्जागरण और वर्सेज, इसमें अंतर था। दूसरा अंतर ये दिखाई पड़ता है कि यह एक प्रकार का सैद्धांतिक था। पुनर्जागरण जो था इस सिद्धांत पर बल देता था। सिद्धांत था, क्योंकि जो अरस्तु, प्लेटो जैसे चिंतक जो बातें कह गए हैं, ये उस पर बल देता था। लेकिन जो प्रबोधन था, ये सिद्धांत के अलावा सिद्धांत बल न देकर यह व्यवहार पर बल देता था। समझ रहे हैं ना? ये अंतर था। लिख लीजिए इसको। पुनर्जागरण के दृष्टिकोण में अतीत से प्राप्त ज्ञान अर्थात ग्रीक व लैटिन क्लासिकल साहित्य, ग्रीक व लैटिन क्लासिकल साहित्य ज्ञान का अच्छे भंडार था। परंतु प्रबोधन ने अतीत से प्राप्त ज्ञान को खारिज कर दिया। कहा कि तर्कवाद और वैचारिक पद्धति ही ज्ञान का साधन है। तर्कवाद व वैचारिक पद्धति ही ज्ञान का साधन है। और उसने नारा दिया कि जानने का साहस रखो। दूसरा, पुनर्जागरण का बल सैद्धांतिक ज्ञान पर था। वहीं प्रबोधन का कहना था वही ज्ञान महत्वपूर्ण है जो कि व्यवहारिक जीवन में उपयोग है। तो दोस्तों ये हो गया ना। अब हम लोग देखेंगे ये प्रबोधन का आखिर उद्भव कब होता है, उद्भव कहाँ से होता है। उद्भव इसका दोस्तों तब से हो जाता है जब वॉल्टेयर एक चिंतक हुआ करते थे, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बात करते थे।
तो जब उन्होंने ब्रिटेन की एक बार यात्रा किया तो वहाँ पर उन्होंने एक खुले समाज जब देखा, तो जब वह खुले समाज देखे तो फिर जब वहाँ से वो फ्रांस आते हैं, तो जब फ्रांस आते हैं तो वहाँ के विचारों को, वहाँ के खुले समाज को, जो खुले समाज किस प्रकार से वहाँ पर चीज़ें अच्छी थी, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर फैलाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो वहीं से प्रबोधन का उद्भव हो जाता है। समझ रहे हैं ना? लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, प्रबोधन का उद्भव, प्रबोधन का उद्भव व प्रसार, प्रबोधन का उद्भव व प्रसार। यूरोप में प्रबोधन का उद्भव, यूरोप में प्रबोधन का उद्भव सामान्यतः तब से माना जाता है जब वॉल्टेयर ने ब्रिटेन की यात्रा की, जब वॉल्टेयर ने ब्रिटेन की यात्रा की तथा एक खुले ब्रिटिश समाज की तुलना, एक खुले ब्रिटिश समाज की तुलना असमान संबंधों पर आधारित फ्रांसीसी समाज से की, फ्रांसीसी समाज से की। प्रबोधन का आरंभिक प्रभाव ब्रिटेन और फ्रांस पर देखा गया, ब्रिटेन और फ्रांस पर देखा गया। फिर यह ब्रिटेन, फ्रांस व यूरोप के अन्य क्षेत्रों में फैल गया, अन्य क्षेत्रों में फैल गया। यह लगभग 18वीं सदी तक प्रसारित होता रहा, 18वीं सदी तक प्रसारित होता रहा। समझ रहे हैं ना? यही था, मतलब इसके उद्भव था जब वॉल्टेयर महोदय ने जब ब्रिटेन में यात्रा की। अरे तेरी कि यहाँ पर पूरा खुला समाज है, सब लोग मस्त है, सब यहाँ पर चीज़ें, यहाँ पर समानता है, श्रमिकों के लिए अच्छे संसाधन, मतलब उनकी देख रेख अच्छी हो रही, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर वो आते हैं। जब वो फ्रांस के समाज से तुलना करते हैं तो सीधा सीधा जो अंतर मिलता है, तो भाई वही प्रबोधन का कारण बन जाता है, भाई ज्ञानोदय हो जाता है ना। ठीक, तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया कि प्रबोधन काल का उद्भव कैसे हुआ था, किस प्रकार से वॉल्टेयर ने ब्रिटेन में गया, वहाँ के समाज से और फ्रांस के समाज से तुलना करके, तो ये देख लिए हम लोग। तो यहाँ पर जब फ्रांसीसी समाज से तुलना किए तो एक प्रबोधन की उत्पत्ति हो जाती है, जो 18वीं सदी तक इसका प्रचार प्रसार होता रहता है ना। इसको हम लिख लिए। अब हम देखते हैं कि जो मध्य वर्ग है, मध्य वर्ग की जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधाराएं हैं, जो उनकी मांगें होती हैं, वो किस प्रकार से हैं और क्या क्या है। हम बता चुके हैं कि वो संवैधानिक राजतंत्र की बात कर रहे हैं, लेसिस फेयर की बात कर रहे हैं आर्थिक क्षेत्र में, और दूसरी तरह और सामाजिक क्षेत्र में वह कैदियों को राहत की बात कर रहे हैं ना, और स्वास्थ्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें जो बात कर रहे हैं, तो ये आखिर ये बात क्यों कर रहे हैं, ये भी प्रश्न उठता है कि आखिर अचानक से बात। तो हम बता चुके हैं कि मध्य वर्ग सशक्त हो चुका है, और दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी का जो हम अब यही बता चुके हैं कि अब ब्रिटेन में एक विश्वविद्यालय की उत्पत्ति हो चुकी है, प्रिंटिंग प्रेस का विकास हो चुका है, और अब सिविल सोसाइटी बैठने लगी है, तमाम मुद्दों पर चर्चा होने लगी है। कॉफ़ी हाउस में बैठकर लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक, हजारों वैज्ञानिक बैठ के चर्चा करते रहते हैं। तो जब ये सब चर्चा होता है, तो उन्हीं चर्चाओं में निकलता है कि प्रकृति है वो समान रूप से चलती है, प्रकृति का संचालन कोई नहीं करता। तब यही मध्यवर्ग के, इसका प्रभाव मध्यवर्ग के ऊपर ज़्यादा पड़ जाता है। मध्यवर्ग सोचता है कि भाई जब प्रकृति का संचालन कोई नहीं करता है, तो ये निरंकुश राजतंत्र जो है, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र को क्यों संचालित करेंगे। तब वो मांगों की तालिका फेंक देते हैं इनके ऊपर, भाई हम नहीं जानते, अब इसको मांग, अब तुमके पास ताकत तो है ही है, अब निरंकुश राजतंत्र के ऊपर एक प्रहार हो जाता है ना। तो इसी आधार पर ये सारी तीनों मांगें आती हैं। तो हम देख लेते हैं एक एक करके इनकी क्या क्या मांगें थी, और लिख भी लेते हैं। ठीक, आप लोग हेडिंग डालिए, मध्यवर्ग की प्रबोधन संबंधी, आप लोग हेडिंग डालिए, प्रबोधन संबंधी विचारधाराओं में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पक्ष,
सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पक्ष। अब नीचे पहला हेडिंग डाल दीजिए, राजनीतिक पक्ष। राजनीतिक पक्ष में उन्होंने क्या क्या मांगे रखी, हम इस पर बात कर लेते हैं। ठीक, लिखिए आप लोग। राजनीतिक क्षेत्र में प्रबोधन, निरंकुश राजतंत्र की बात पर प्रहार करता है, निरंकुश राजतंत्र की बात पर प्रहार करता है तथा संवैधानिक राजतंत्र की मांग करता है। संवैधानिक समझ रहे हैं ना, जो संविधान द्वारा मतलब कि एक नियम कानून के द्वारा शासन प्रशासन चले। ऐसा नहीं कि जो दिल चाहे कि आज बंदी, आज ये कानून पास कर दो, इनको देश से निकाल दो, मतलब ऐसा कुछ नहीं। सारा नियम कानून से होना चाहिए कि आप एक ढांचा बनाइए, एक संविधान बनाइए, उस आधार पर आप सारी चीज़ों को आप शासन प्रशासन करिए ना। तो संवैधानिक राजतंत्र की मांग करता है। सभी चिंतक यथा वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो, जॉन लॉक ने भी संवैधानिक राजतंत्र पर बल दिया। अगले हम नेक्स्ट वीडियो में जो ये सारे चिंतक हैं, इन सारे चिंतकों, रूसो क्या था, रूसो किस प्रकार से प्रबोधन का आलोचना करता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सारे चिंतकों को एक साथ पढ़ लेंगे। मॉन्टेस्क्यू क्या था, मॉन्टेस्क्यू के किस प्रकार से अपने स्पिरिट ऑफ लॉज में सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, शक्ति का पृथक्करण की बात करता है कि मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए कि शक्ति का पृथक्करण बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज के भारत के संविधान की मूल है ना, मूल ढांचा है भारत संविधान में। किस प्रकार न्यायालय की शक्तियाँ अलग हैं, संसद की शक्तियाँ अलग हैं, कार्यपालिका की शक्तियाँ अलग हैं ना। तो उसी आधार पर उस समय सबसे पहले आपको हम बताया था ना कि अगर आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें वहीं से मिलनी शुरू हो जाएंगी, आखिर उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है। तो शक्ति का पृथक्करण जो आज पूरे विश्व में के संविधान में दिखाई पड़ता है, ये सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू ने ही प्रयोग किया था अपने स्पिरिट ऑफ लॉज में। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण की बात करता है। ठीक, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो, जॉन लॉक संवैधानिक राजतंत्र पर बल दिए। वॉल्टेयर ने राजतंत्र की निरंकुशता तथा चर्च एवं कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों पर चोट किया। मॉन्टेस्क्यू ने निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में सख्त पृथक्करण अवधारणा पर बल दिया। उसके मुताबिक व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक होने चाहिए। समझ रहे हैं ना, शक्ति का पृथक्करण मतलब क्या होता है। स्पिरिट ऑफ लॉज में लिखा गया था सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू ने ना। जॉन लॉक ने भी सीमित अथवा संवैधानिक राजतंत्र का मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक, ये था क्या नाम है हमारा राजनीतिक पक्ष, किस प्रकार से उनकी मांगे थी। अब हम देख लेते हैं आर्थिक पक्ष क्या था। आर्थिक पक्ष में दोस्तों आप सबको पता था कि इसके पहले पुनर्जागरण काल में जब राजतंत्र मजबूत होता है, वो वाणिज्यवादी नीति पर बल देता है। वाणिज्यवादी नीति के तहत एक तरफा व्यापार, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो, आयात न हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भुगतान संतुलन हो, ये राजतंत्र के पक्ष में रहे। बीओपी ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये ज़्यादा से ज़्यादा राजतंत्र के पक्ष में रहे ताकि राजतंत्र को ही फ़ायदा मिले। और आपको पता है कि अगर एक तरफा व्यापार होगा, एक ही इंसान व्यापार करेगा, तो जो दूसरे देश में अगर दूसरा देश आयात नहीं करेगा, दूसरा देश नहीं बेचेगा, तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट धीरे धीरे घाटे में जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि वह खरीद नहीं पाएगा, कुछ नहीं खरीदेगा, उसका व्यापार ठप हो जाएगा, वो गरीब होता जाएगा। तो इससे व्यापार क्या होता है कि दोनों पक्ष से होने चाहिए। तो क्या होता है कि संबंध भी बने रहते हैं और दोनों देश समृद्धि के आधार पर चलते रहते हैं। तो यही था वाणिज्यवादी नीति में, ऐसा था। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। अब क्या हुआ, अब अभी समय जो आर्थिक पक्ष में मांगे चल रही हैं, वो अब एडम स्मिथ साहब आ गए हैं। एडम स्मिथ साहब कहते हैं लेसेज फेयर, मुक्त व्यापार हो, खुले अदृश्य हाथ से हो। अब एडम स्मिथ साहब का विचारधारा ये है, उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्पादन करेंगे। उनका कहना सीधा सा था
कि आप उत्पादन बढ़ेगा। उनका कहना था जब अगर उत्पादन बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना, उत्पादन बढ़ेगा, श्रमिक ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, जो श्रमिक वर्ग है ज़्यादा काम करेंगे। जब श्रमिक ज़्यादा काम करेंगे तो श्रमिक को ज़्यादा पैसा मिलेगा। जब श्रमिक को ज़्यादा काम करेंगे तो श्रमिक को ज़्यादा पैसा मिलेगा। श्रमिक ज़्यादा पैसा मिलेगा, श्रमिक ज़्यादा पैसा मिलेगा। जब श्रमिक को ज़्यादा पैसा मिलेगा तो यही श्रमिक वर्ग, यही जनता क्या नाम है, एक प्रकार के उपभोक्ता के रूप में काम करेगी। मतलब उनका कहना था कि ये इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ के तहत, मतलब इस पर कोई हाथ नहीं लगाना, कुछ भी आप करें नहीं, आप सिर्फ उत्पादन करते रहिए, आपका व्यापार बढ़ता जाएगा। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, जो मतलब हर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा तो जो काम करने वाले हैं उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो खरीदारी ज़्यादा करेंगे। जब खरीदारी ज़्यादा करेंगे फिर से मांग बढ़े, मतलब वो सीधा सीधा मांग और पूर्ति पर बल देते हैं कि आप कुछ मत छूइए, आप कुछ मत कीजिए, मुक्त व्यापार करिए, पूरे देश के साथ व्यापार करिए। और उनका कहना था कि जो ये वाणिज्यवादी नीति के तहत एक तरफा व्यापार होता है, एक तरफा व्यापार नहीं, क्योंकि एक तरफा व्यापार के साथ क्या होता कि आप एक समय के बाद जो दूसरा देश है वो घाटे की स्थिति इस कदर गिर जाएगा कि वह दोबारा उठ नहीं पाएगा। तो व्यापार इससे उसको तो घाटा होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये पूरे व्यापारी समाज को भी नुकसान सहना पड़ेगा। उनका कहना यही है, मतलब कि सीधा सा मैटर है यार, सीधा सा मतलब है कि अगर एक व्यक्ति से आप सीधा सीधा रोज उसी को बेचोगे ही, उससे कुछ खरीदोगे नहीं, तो उसको फायदा कहाँ से मिलेगा भाई? उसके पास जितना पैसा वो अपने बैंक बैलेंस में रखे रहेगा उसी से खरीद लेगा, अपनी आवश्यकता पूर्ति हो जाएगा। लेकिन जो वह सामान बनाता है उसको भी आप खरीदो, ताकि दोनों के बीच सामंजस्य बनी रहे, व्यापार होता रहे। लेकिन ये वाणिज्यवादी नीति के तहत ये सारी चीजें होती नहीं थी। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि लेसेज फेयर, मुक्त व्यापार, कोई हाथ में कोई मत छुओ, कुछ भी मत लो। लेकिन एक बात यह भी है, जब 1930 की आर्थिक मंदी आती है तो उस समय इनका एडम स्मिथ साहब का ये सब फंडा गिर जाता है। उत्पादन खूब है, उत्पादन तो खूब हो रहा है, खरीदार नहीं है। तब लोग कहते हैं अरे एडम स्मिथ साहब बोले थे कि मुक्त व्यापार करो और उत्पादन खूब करो, खूब उत्पादन हो रहा है, पैसे ही नहीं, कोई खरीद ही नहीं रहा। तब उस समय कौन था, जॉन मेनार्ड कीन्स का राजकोषीय नीति आती है। तो उन्होंने राजकोषीय नीति के तहत लोगों को बहुत सारे पैसे देते हैं, लोगों को बहुत सारे सुविधा देते हैं, उसके आधार पर लोग खरीदते हैं। समझ रहे हैं ना, मतलब उतना प्रासंगिक ये उस समय था, उनके समय में उतना प्रासंगिक था। लेकिन अगर 1930 में ये इनकी जो ये नियम था, इनका मुक्त व्यापार की बातें थी, ये फेल हो जाती है। लेकिन इनके समय में बहुत क्रांतिकारी बात थी कि मुक्त व्यापार, क्योंकि राजतंत्र सीधा सीधा वाणिज्यवादी नीति पे बल देता और ये इन्होंने लेसेज फेयर की बात कर, अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड की बात करते थे। समझ रहे ना दोस्तों ना, ये था आर्थिक पक्ष था। ये ना किस प्रकार से आर्थिक पक्ष क्या था, तो आप इसको एक एक करके लिख लीजिए। यही जो हमने बताया सारी बातें यही लिख लीजिए, तो हम लिखा देते हैं शब्दों में। आर्थिक विचारधारा हेडिंग डालिए, आर्थिक विचारधारा। प्रबोधन ने वाणिज्यवाद पर कड़ा प्रभाव करते हुए मुक्त व्यापार, लेसेज फेयर की बात करता है। प्रबोधन ने वाणिज्यवाद पर कड़ा प्रभाव करते हुए मुक्त व्यापार, लेसेज फेयर पर बल दिया, बात करता है। इस काल की प्रमुख ब्रिटिश आर्थिक चिंतक एडम स्मिथ ने मुक्त व्यापार पर बल देते हुए निम्नलिखित तथ्यों को स्थापित किया। एडम स्मिथ ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि जिस प्रकार प्रकृति स्वतः चलित नियमों से चलता है, उसी प्रकार बाजार भी स्वतः चलित नियमों से ही चलता है। यह नियम है मांग व पूर्ति के नियम। उसके अनुसार किसी वस्तु की मांग अधिक होगी तो मूल्य अधिक होगा, मांग कम होगी तो मूल्य कम होगा। ये तो इकोनॉमी का बेसिक सा फंडा है। अगर आपको इकोनॉमी थोड़ी सी भी समझ है तो आपको, अगर अभी आप मार्केट में देखेंगे, कुछ दिन पहले प्याज का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
तो प्याज का रेट बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था भाई? मार्केट में प्याज नहीं था। मार्केट में जब प्याज नहीं था, मार्केट में प्याज कम है और खरीदार ज़्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है रेट बढ़ जाएंगे। कुछ दिन पहले देखे थे दाल का दाम बढ़ गया था ना। तो सीधा सा बात है, उत्पादन अगर कम रहेगा, मांग ज़्यादा रहेगी, तो सीधा सा बात है कि रेट बढ़ जाएंगे। तो ये तो इकोनॉमिक का बेसिक नियम है। इस प्रकार बाजार को अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड चलाता है। मतलब बाजार को इनविजिबल हैंड, कोई अदृश्य हाथ, कोई ऐसा नहीं कि उसको लेकर ठेल के चलाओ, ऐसा चलाओ, कुछ भी मत करो। बाजार अपने आप चक्री रूप पे चलता रहता है। उत्पादन करते रहो, श्रमिक अपना ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे, उनके पास ज़्यादा धन आएगा, उनकी खरीदारी बढ़ेगी। मतलब कुछ करना नहीं है, आप अपने आप चलता रहेगा, इस पर कुछ ठेलना वाला नहीं है। ओके, दूसरा पॉइंट डालिए। उत्पादन स्वाभाविक रूप में चलता है तथा उत्पादक, श्रमिक एवं उपभोक्ता सभी के हितों में स्वाभाविक रूप से सामंजस्य हो जाता है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि ये जो उत्पादक है, जो उत्पादन, श्रमिक, ये सबके हितों को दे देता है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो जो उत्पादन कर रहा है उसको तो बहुत ज़्यादा मांग रहेगी, उसको फायदा होगा, श्रमिक को भी फायदा होगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा तो चीज़ें सस्ती मिलेंगी ना, सस्ती मिलेंगी, और तो उपभोक्ता वर्ग को भी फायदा होगा। मतलब एक सूर्य की प्रकाश की छाया के, सूर्य के प्रकाश की रोशनी जैसे होती है कि जब सूर्य का प्रकाश जब गिरता है तो वो सभी क्षेत्रों को अपना उजाला दे देता है। किसी के साथ बेरुखी नहीं करता, किसी के साथ असमानता नहीं रखता। हर व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में, प्रकृति के प्रकाश में समानता रूप से प्राप्त करता है। उसी प्रकार से एडम स्मिथ साहब कहते हैं कि ये जो है लेसेज फेयर है, मुक्त व्यापार है, ये सभी व्यक्तियों के, सभी के हितों को पूर्ति करता है। समझ रहे हैं ना आप? तीसरा पॉइंट लिखिए। स्मिथ का यह मानना था केवल उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। वही सारी बातें जो मैंने बता चुकी हैं, वही सारे लिखना है आपको। स्मिथ का यह मानना था केवल उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर उत्पादन होगा तो श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, अतः श्रमिकों में क्रय शक्ति आएगी और वे वस्तुओं की खरीदारी करेंगे। इस प्रकार अगर उत्पादन बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से मांग में वृद्धि होगी। इस प्रकार मांग व पूर्ति के बीच सामंजस्य बना रहेगा। ठीक, चौथा पॉइंट लिख लीजिए। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में, वेल्थ ऑफ नेशन 1776, वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ की पुस्तक है, 1776 में इन्होंने लिखी थी। तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में लिखी थी, उसमें उन्होंने वाणिज्यवादी नीति की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करते हुए कहा कि यह धारणा गलत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ देशों को लाभ मिलता है तो कुछ अन्य को घाटा, क्योंकि अगर ऐसा होगा, जिन देशों को निरंतर घाटा होगा वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर हो जाएंगे, फिर किसी को भी लाभ नहीं मिलेगा। अतः एडम स्मिथ कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी को लाभ मिलेगा बशर्ते मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया जाए। समझ रहे हैं ना? अब ये मेरा आर्थिक पक्ष हो गया, राजनीतिक पक्ष। अब सामाजिक पक्ष क्या है, सामाजिक मांगे क्या थी, इस पे भी हम नजर डाल लेते हैं। लिखिए सामाजिक विचारधारा, हेडिंग। प्रबोधन का बल व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्ति की अधिकारों पर रहा। उसका मानना था राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च
पर अंकुश लगाकर व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सकता है। वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू तथा अन्य चिंतकों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया। कुल मिलाकर प्रबोधन ने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में मध्यवर्ग की हितों की बात की। इसलिए प्रबोधन की विचारधारा या फिर प्रबोधन का पहचान उदारवादी विचारधारा अथवा उदारवाद के रूप में किया जाता है। समझ रहे ना? प्रबोधन ने कैदियों के साथ नरम व्यवहार की बात की। सामाजिक, चौथा पॉइंट लिख लिए, अगला पॉइंट। प्रबोधन ने कैदियों के साथ नरम व्यवहार की बात की। सामाजिक क्षेत्र में दास व्यवस्था के उन्मूलन पर बल दिया। पॉइंट बनाते बनाते लिख जाइए ऐसे। सामाजिक क्षेत्र में दास व्यवस्था के उन्मूलन पर बल दिया ना। प्रबोधन ने विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र पर बल देकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रगति देखी गई तथा चेचक जैसी बीमारी पर नियंत्रण लगाया गया ना। मतलब कि प्रबोधन जो था ना, प्रबोधन कहता था कि सभी समस्याओं का निवारण विज्ञान कर सकता है। उन्हें कहना था कि अगर कहीं समस्या कुछ भी हो रहा है, विज्ञान उसको निवारण कर देगा। आगे चलकर जब रूसो साहब आते हैं, वो तो भाई रेडिकल परिवर्तन की बात करते हैं। वो सीधा सीधा कहते हैं ये सब ढकोसला है, विज्ञान चेंज कर देगा। विज्ञान तो इंसान की मौलिकता को ही बदल देता है। इंसान कृत्रिम बन जाता है, कि इंसान रोबोट बन जाता है, इंसान भावनाएं मर जाती हैं। वो प्रेम की बातें करते हैं, स्वच्छंदतावाद की बातें करते हैं, एक अलग ही बात करते हैं, अपने युग के आगे से बात करते हैं। आगे हम उसको देखेंगे किस प्रकार से रूसो इन सारी बातों को आलोचना करेंगे। समझ रहे हैं ना आप? अब प्रबोधन की सीमाएं लिख लीजिए। प्रबोधन की सीमाएं, उनकी जो मांग थी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में, अब इनकी सीमाएं क्या थी ना, सीमाएं हेल्ड डाल लीजिए। क्योंकि भाई कभी कभी जब क्वेश्चन पूछेगा, प्रबोधन के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, अगर आलोचनात्मक क्वेश्चन रहेगा कि आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, तो आप पक्ष लिख लेंगे कि ये इनकी मांगे थी, लेकिन उसके साथ साथ आपको आलोचना करना भी पड़ेगा, फिर बाद में निष्कर्ष भी दिखाई देना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? तो सीमाएं जरूर इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम में इसकी आप सीमाएं जरूर लिखना चाहिए। तो सीमाएं लिख लीजिए। एक तरह देखो, सीमाएं में बात करें तो एक तरह से अगर देखा जाए तो प्रबोधन एक नए युग के आगमन का सूचक था। प्रबोधन जो था एक नए युग के आगमन का सूचक था। यह निरंकुश राजतंत्र के युग से जनता के शासन के युग की ओर एक बड़ा कदम था। ये निरंकुश राजतंत्र के युग से जनता के शासन के युग की ओर एक बड़ा कदम था, परंतु इसकी कुछ निम्नलिखित सीमाएं थी। पहला, यह मध्य वर्ग के हितों से पूर्णतः जुड़ा हुआ था। पूर्णतः काट दीजिए, पूर्णतः कहना सही नहीं होगा मानविकी विषय में। यह मध्य वर्ग के हितों से जुड़ा हुआ था, इसलिए यह संवैधानिक राजतंत्र की बात करता था। संवैधानिक राजतंत्र की बात करता था, प्रजातंत्र नहीं। देखो, प्रजातंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है तो मध्यवर्ग की उसमें मध्यवर्ग की भूमिका ज़्यादा है, क्योंकि मध्यवर्ग वहाँ पर ज़्यादा सशक्त है। लेकिन अगर प्रजातंत्र की बात कर देगा तो जो जमीनी स्तर के लोग हैं वो भी प्रजातंत्र, मतलब कि हर कोई उसमें शामिल हो जाएगा ना। लेकिन ये प्रजातंत्र की बातें नहीं करते हैं। क्यों नहीं बातें करते? अगर प्रजातंत्र की बातें करेंगे, अब तुम ही बताओ, जिसका घर शीशे का रहेगा,
जिसका घर शीशे का रहा खुद ही है, अब वो दूसरे से थोड़ी कहेगा कि दूसरे शीशे वाले को वार करेगा, कभी नहीं करेगा। अब वो कहेगा, अब सोचेगा अगर हम प्रजातंत्र की बातें करेंगे तो आखिर में यही प्रजातंत्र हमारे ऊपर भी टूट पड़ेगा लास्ट में ना, तो इसलिए वो प्रजातंत्र की बातें ही नहीं करते। इसके अनुसार सरकार जनता के लिए नहीं चाहिए, इसके अनुसार सरकार जनता के लिए होना चाहिए परंतु जनता के द्वारा नहीं। इस मतलब ये कहता कि जो सरकार हो कल्याणकारी सरकार हो, जनता का भला करे, लेकिन जनता द्वारा सरकार ना हो, कि जनता द्वारा सरकार कर अगर सुनिश्चित किया जाएगा तो ये भी तो उसके अंदर आ जाएंगे, जो इनकी स्थिति ऊपर है अभी ये भी तो तब नीचे गिर जाएंगे। वही फ्रांसीसी क्रांति में यही होता है, लास्ट में जब प्रजातंत्र की बातें होती हैं तो यही मध्य वर्ग कुलीन तंत्र सब लोग एक हो जाते हैं, प्रजातंत्र अलग हो जाता है, फिर वर्गीय समीकरण बदल जाता है। समझ रहे ना। इसने महिलाओं के अधिकारों की कोई बात नहीं की, इसने महिलाओं के अधिकारों को कोई बात नहीं की ना। तीसरा पॉइंट लिख लिए, उपनिवेश के लोगों के प्रति ये संवेदनहीन रहे, संवेदन शून्य रहे, जबकि उपनिवेश से आर्थिक लाभ के अतिरिक्त अन्य प्रकार के लाभ भी प्राप्त कर रहे थे। जो ये लोग थे, मतलब कि अब उपनिवेश पर कोई विशेष बल नहीं देते हैं। हाँ भाई, वहाँ से आर्थिक रूप से आर्थिक लाभ ले रहे हो, वहीं से कॉफ़ी आ रही है, वहीं से कॉफ़ी और उसी कॉफ़ी हाउस में बैठकर आप सिविल सोसाइटी बैठ कर चर्चा कर रहे हो, वैज्ञानिक क्रांति की बात कर रहे हो, और उनका कोई ध्यान ही नहीं है ना। लाभ के अतिरिक्त अन्य प्रकार के लाभ भी प्राप्त कर हो रहे थे। वस्तुतः जिस प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार चीन में हुआ था, प्रबोधन के विचारों को फैलाने में यही प्रिंटिंग मशीन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। अब इसी प्रिंटिंग प्रेस के जरिए यूरोप में परिवर्तन होता है, लोगों को पता चलता है कि ये आडंबर क्या है, चर्च किस प्रकार से लोगों को बरगलाते हैं, किस प्रकार से विचारों का प्रचार प्रसार होता है, लेकिन उनकी कोई भूमिका नहीं है, उनको कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है ना। फिर कॉफ़ी हाउस में बैठकर जिस प्रबोधन के विचारों पर बहस करते हैं वे काफ़ी भी उपनिवेश से आते थे ना। ये सीमाएं थी, सीमाएं आप लिख लिए। अब आप हेडिंग डाल के एक चीज़ लिख लीजिए, एक मतलब एक लाइन में से 4-5 पॉइंट बना के लिख लीजिए कि अगर आप कहीं पॉइंट टू पॉइंट लिखना हो तो। अब तक आपने प्रबोधन जो बातें पढ़ी, इसको एक पूरा मिला के उनका बल किस पे था, कैसे था, उसको आप एक 4-6 लाइन में से लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रबोधन का बल निम्नलिखित बातों पर था। पहला, तर्क एवं वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान का आधार है। उनका कहना था तर्क एवं वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान का आधार है। तो वही जब रूसो आता है, कहता है तर्क इंसान को बर्बाद कर देता है, तर्क इंसान को संवेदनहीन बना देता है। समझ रहे ना। तर्क जो तर्क है इंसान को सोचने समझने चक्कर में इंसान को बेकार कर देता है, हर बात पर तर्क। ठीक। दूसरा हेडिंग, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक सभी क्षेत्रों की मौलिक समस्याओं का हल खोजा जा सकता है। उनका कहना था कि वैज्ञानिक के जरिए कि हर प्रकार का खोज, अगर कोई समस्या है तो वैज्ञानिक के जरिए खोज सकते हैं। ये जरूरी थोड़ी ना है कि हर समस्या वैज्ञानिक के जरिए खोज सकते हैं। मतलब उनका कहना था, आगे जब इनका अब आलोचना जब पढ़ेंगे तो समझेंगे कैसे कैसे था। राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक संस्थाओं को अपने अपने नियमों से संचालित होना चाहिए। बताया ना कि जिस प्रकार प्रकृति स्वयं संचालित होती है, तो वो सोचे जब उन पर प्रभाव ज़्यादा पड़ा तो बोले कि ये भी स्वयं संचालित होना चाहिए, कोई निरंकुश राजतंत्र इसको संचालित नहीं कर सकता। तर्क से परिचालित मानव का भविष्य उज्ज्वल है। इनका कहना था कि तर्क से जो ज़्यादा तर्क की बातें करता है उसका भविष्य जो है उज्ज्वल है।
इनकी बातें थी। आगे आप ये सब जो चीज़ें हैं ये इनका कहना था ऐसे प्रबोधनवादियों का। प्रबोधन ने जीवन में आनंद एवं भौतिक सुख पर बल दिया तथा मोक्ष अथवा मुक्ति जैसी अवधारणा को अस्वीकार किया ना। ये मतलब भौतिक सुख पे बात पूरा बल देते थे और इस पे इनका कोई बल नहीं था कि मतलब भौतिक सुख पे खूब बल देते थे। मोक्ष मुक्ति ये सब इनके लिए बेकार सा था, इसकी इनके लिए कोई भूमिका नहीं थी ना। ठीक, तो दोस्तों ये था प्रबोधन। हम प्रबोधन को अच्छे तरीके से जो जो जरूरत चीज़ें थी वो पढ़ लिया। अब आगे हम जो पढ़ेंगे, एक चीज़ और लिख लीजिए कि उपनिवेशों पर प्रबोधन का क्या प्रभाव रहा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी पूछ सकता है कि प्रबोधन का अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, उपनिवेशों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, हेडिंग डाल के लिख लीजिए, उपनिवेशों में प्रबोधन का प्रसार। हेडिंग पहला, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित, हम आगे अमेरिकी क्रांति पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको क्या पूर्वी भाग में कैसे 13 उपनिवेश थे, क्या थे, अमेरिका पहले क्या था अब क्या है, सब बताएंगे। आप ये लिख लीजिए क्योंकि अभी डिस्कस करने मतलब टाइम दिक्कत होगा, टाइम का बाउंडेशन रहता ही है यूट्यूब पर। तो अभी हम उसको आगे जब पढ़ाने ही वाले हैं तो यहाँ पर बहुत आपको लिख लीजिए यहाँ से। आगे तो हम तो पूरा डिटेल में अमेरिकी क्रांति जब 2-3 लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, 2-3 घंटे लग जाएंगे उसको पढ़ाने में। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित 13 ब्रिटिश उपनिवेशों पर प्रबोधन का प्रभाव सबसे पहले देखा गया और इसका परिणाम था अमेरिकी क्रांति और अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता। सबसे पहले वहीं देखा गया था और इसका परिणाम था अमेरिकी क्रांति और अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता। दूसरा लिख लीजिए, लैटिन अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा। 19वीं सदी के आरंभिक दशक तक प्रबोधन का विचार दक्षिणी अमेरिकी स्थित देशों में भी फैल गया। फिर एक सैनिक जनरल साइमन बोलीवर के नेतृत्व में दक्षिण अमेरिका स्थित स्पेन के उपनिवेश स्वतंत्र हो गए। ठीक, एशिया पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको लिख लीजिए। प्रबोधन का प्रभाव एशियाई उपनिवेशों पर भी देखा गया। 19वीं सदी में भारत में समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन का उद्भव हुआ। 19वीं सदी में भारत में समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन का उद्भव हुआ। उसी प्रकार चीन में आत्मसबलीकरण आंदोलन घटित हुआ और जापान में मेजी पुनर्स्थापना के माध्यम से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। हम ये सब डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि आत्मसबलीकरण कैसे, चीन में मेजी पुनर्स्थापना क्या था, इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बस समझाया नहीं, समझे आप लोग। दोस्तों ये रहा प्रबोधन। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे चिंतक, रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और दिदरो, जॉन लॉक, इन सारे चिंतकों को पढ़ेंगे। प्रबोधन से इनका क्या संबंध था, किस प्रकार से इन्होंने प्रबोधन को कुछ लोगों ने आलोचना किया, कुछ लोगों ने इसको सही माना। हम इस पर पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इससे संबंधित अब तक यूपीएससी में, पीसीएस में जो क्वेश्चन आए होंगे हम उस पर भी अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको टैकल करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। समझ रहे? थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो हम उस पर समझाने की भी अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जीएस क्रांति विद विशाल चैनल से जुड़े रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रेस आइकन का बटन दबाइए, ताकि आपको प्रेस आइकन का बटन दबाएंगे तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो वीडियो जो मैं डालूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ताकि आपका ज्ञानवर्धन हो सके। विश्व इतिहास को समझना, मतलब इतिहास का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ो तभी जानो। भाई अपना इतिहास है, अपने विश्व का इतिहास है, आप पे दिलचस्पी होनी चाहिए कि इतिहास में आखिर पिछले क्या हुआ था, कैसे कैसे बदला, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई।
तो ये चीज़ें अगर आपको मज़ा आएगा यार, समझे, बस उसमें दिलचस्पी लगे। इतिहास कोई लोग कहते हैं इतिहास बोरिंग है, इतिहास बोरिंग नहीं है, बस आप उसको ऐसे एक एक परिवर्तन के हिसाब से देखिए। पहले ये था, यहाँ से ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे से बदलते, जैसे से बदलते जा रहा है। देखो आपने अपने अब तक जितनी चीज़ें पढ़ी हैं सिर्फ परिवर्तन पढ़ी हैं, कैसे एक कदम से अगला कदम कैसे बढ़ा, समझ रहे हैं ना। किस प्रकार से रोमन साम्राज्य, पहले हम लोगों ने कैसे कैसे पढ़ा, पहले रोमन साम्राज्य क्या था, फिर मध्ययुगीन संस्थाएं की थी, फिर आधुनिक पश्चिम का उद्भव कैसे हुआ ना। आधुनिक पश्चिम उद्भव में व्यावसायिक क्रांति की क्या भूमिका रही, फिर व्यावसायिक क्रांति ने कैसे किस प्रकार से व्यापारी के मध्य वर्ग को महत्व दी, मध्य वर्ग चीज़ें बढ़ी, महत्व बढ़ा, किस प्रकार से पुनर्जागरण काल आया, पुनर्जागरण से कैसे प्रबोधन हुआ, कैसे मध्य वर्ग सशक्त होता है तो अपनी मांगों को रखने लगता है। मतलब एक परिवर्तन ऐसे क्रम से पढ़ रहे हैं हम, समझ रहे हैं ना। इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप अच्छे से मेरे वीडियो को देखते रहिए और प्रेस आइकन का बटन दबाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।